बैक नाज़रीन। डॉक्टर मुजाहिद साहब, हम बात कर रहे थे पाक, भारत और अमेरिका के ताल्लुकात के जो ट्रायंगुलर इक्वेशन बनता है। मैं आपको दो कहती कि देखिए दो बातें अलग-अलग हैं। एक तो दहशतगर्दी का इशू है, वो हमारा मसला है और मेरी आई एम कमिटेड टू दिस पोजीशन एंड आई बिलीव इन इट कि अगर आप अमेरिका से अपने आप का फासला क्रिएट करेंगे तो आपकी जो एनवायरनमेंट है, ऑपरेशनल एनवायरनमेंट, वो पॉजिटिव होगी और आप अपना दहशतगर्दी का मसला बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बिल्कुल मुझे समझ नहीं आती हमारे फॉरेन ऑफिस ने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि अमेरिका मिनिस्टर आज बनी है ना, फुल फ्लेज मिनिस्टर आज बनी है। तो फॉरेन सेक्रेटरी तो कर सकता है ना, वैसे भी मिनिस्टर को तो कुछ पता नहीं फॉरेन अफेयर्स का, इट्स इररिलेवेंट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट में शी वाज मिनिस्टर ऑफ स्टेट तो थी ना भाई। पॉइंट ये है कि दिस इज एन इंटरफेरेंस इन आवर डोमेस्टिक अफेयर्स। हम ऑक्यूपाइड हैं अफगानिस्तान की तरह कि अमेरिका और हिंदुस्तान बैठ के पाकिस्तान को डिमांड कर रहे हैं XYZ। हिंदुस्तान, दिस इज ब्लेटेंट इंटरफेरेंस। और ये उससे पहले भी हिना रबानी खर ने जाना है, भारत में जाना है। हमारा ये बिल्कुल ये इंटरफेरेंस है हमारे इंटरनल अफेयर्स में। हिंदुस्तान का कोई मकसद नहीं बनता इस किस्म का स्टेटमेंट। मैं हैरान तो नहीं हूं, बट आई एम डिस्गस्टेड कि हमारा फॉरेन ऑफिस इस पे चुप रहा है। इमीडिएट रिएक्शन होना चाहिए था, लेकिन हम अमेरिका से अब इतना डर गए हैं कि हम जो हमारी लेजिटिमेट राइट है प्रोटेस्ट की, जब एक गलत चीज की है हिलरी क्लिंटन ने, वो तो इंडिया जाके पता नहीं उसको क्या इश्क हो जाता है, शी बिकम्स वो मोर लॉयल देन द किंग वाली बात। लेकिन इस किस्म का जॉइंट स्टेटमेंट पाकिस्तान को बीच में लाना इज अनएक्सेप्टेबल और शुड बी। ये हमें बिल्कुल नहीं एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अनएक्सेप्टेबल तो डॉक्टर साहब बहुत सारी चीजें जो कि हम एक्सेप्टेबल कर हाँ, लेते हैं। बट द पॉइंट इम्तियाज गुल साहब, आपने 2 अदद किताबें लिख दी। डॉक्टर साहब एक बात करें थे कि अगर हम अमेरिका से डिसएसोसिएट हो जाएं तो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेट करने की जो एनवायरनमेंट है वो हमारे लिए काफी कंड्यूसिव हो जाएगी। क्या हकीकत ऐसी या डीप रूटेड प्रॉब्लम है ज्यादा? नहीं, बुनियादी तौर पे तो हमें अपना किबला दुरुस्त करना है। हमें वो पॉलिसीज जो मैंने पहले भी बात की कि 30 साल से चल रही थी और उसमें लामहाला भारत का भी जिक्र आता है, तो जब तक लेकिन भारत तो अब डिफाइन करेगा ना हमारा कंडक्ट कि हमने किस तरह करना है। नहीं, वो इसी वजह से कर रहा है कि उन्होंने भी बड़ी अच्छी मैपिंग की है पाकिस्तान की। वो जो रेमंड डेविस जैसे लोग थे, वो एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर एक मैपिंग कर रहे थे कि कौन कहाँ पे क्या कर रहा है। यही काम भारत ने किया हुआ है। करवा रहे थे काम, कुछ करवा रहे थे, कुछ कर रहे, लेकिन बुनियादी तौर पे है कि उन्होंने पाकिस्तान के बारे में यहाँ पे अंदर जो कुछ होता है, चाहे वो मिलिटेंट फ्रंट पे है चाहे मिलिट्री के फ्रंट पे है, इतनी उन्होंने मालूमात हासिल की हैं कि उसकी मदद से भारत और अमेरिका ने अपनी पॉलिसी एक कर ली है। अब प्रेशर हिना रबानी खर जाएंगी स्टेटमेंट के बाद जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका और भारत ने अपनी कमिटमेंट का दोबारा इजहार किया है कि वो कॉम्प्रिहेंसिवली इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे इन्वेस्टिगेशंस पे, ट्रायल्स के उस हवाले से जो मुंबई टेरर अटैक से रिलेटेड है। तो एजेंडा तो सेट हो गया हिना रबानी खर के विजिट का? जी, एजेंडा बिल्कुल सेट हुआ है और शायद भारत ने भी इस बात का एहसास किया है कि बजाय इसके कि मुसलसल महाजराई की सूरत में रहें, पाकिस्तान को एंगेज करके ही इस मामले पे पेशरफ्त की जाए, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि 1.5-2 साल मुंबई के हमलों के बाद कोई पेशरफ्त नहीं हुई। लिहाजा गालिबन अमेरिका भी इसमें शामिल है कि किस तरीके से दोनों भारत और पाकिस्तान को एंगेज रखा जाए। हमें बहरहाल एक हकीकत को रखा जाए कि दबाव डाला जाए। दबाव देखिए जी, दबाव वो हम पे है कि ये तो एक तमाशा ही हो गया ना। अगर नहीं देखें शीरी, अगर कुछ पॉलिसीज, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि जब बदले बगैर पाकिस्तान पे दबाव कम नहीं होगा। अब उसमें आप उसकी खातिर अमेरिका से महाजराई भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि अगर आप अमेरिका से इमदाद न भी लें, फिर भी आपकी एक क्रेडिट रेटिंग है दुनिया भर में, आपको IMF से कुछ ना कुछ इमदाद चाहिए। अगर आलमी बैंक से या एशियन डेवलपमेंट बैंक से हम कर्जे लेना चाहते हैं, छापने से तो मसला नहीं है जी, सिर्फ नोट छाप, तो मतलब कुछ हकीकतें हैं जिसको सामने रख के हमें अपनी दाखिली पॉलिसियां बदलनी होंगी। इसका ये मतलब नहीं है कि हम दाखिली पॉलिसी हमायूं गौर साहब से पूछते हैं कैसे बदल सकती है जब भारत हमारी फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट करेगा अमेरिका के जरिए? देखिए, मैं वही बात करता हूं, आप डिक्टेट होने क्यों देते हैं? आप होने क्यों देते हैं? वो तो इजराइल भी करता है ना फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की को डिक्टेट। हम क्यों उसके अंदर आते हैं? औरों को ऊपर उंगलियां उठानी बंद करें, वो तो आपके दुश्मन हैं। और ये जो बात कही ना इम्तियाज गुल साहब ने, बिल्कुल मैं इनसे इत्तेफाक करता हूं कि गौर साहब, एक ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम कैसे कह सकते हैं कि कोई दुश्मन का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है? कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क की बात क्यों नहीं करते? कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क की बात तब करेंगे जब 2 हाथों से ताली बजनी शुरू होगी, तब होता है उसका बात। आप लोग लफाजी में फंस जाते हैं, ग्लोबलाइजेशन, फलानाइजेशन।
देखें, इन सब ये सब हथकंडे हैं, एक तरफ से नहीं हो सकती कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब ही दो, को वहां से आता है। यू कांट हैव वन साइडेड कोऑपरेशन, वी हैव टू, हमें अपनी जितने ताल्लुकात हैं फॉरेन पॉलिसी में इनको रिव्यू करना है, और बिलखुसूस हमने शुरू करना है इंडिया के साथ नहीं, अमेरिका के साथ। आप उनको रिव्यू करें और आप देखें आपके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होते हैं अगर आप सही सिमत पे चल जाते हैं। जहां तक ये है कि जी हमारी क्रेडिट रेटिंग गिर जाएगी, अरे बाबा अब तो अमेरिका भी गिर गई है, मूडीज ने उनकी रेटिंग गिराई है, जो उनकी अपनी रेटिंग एजेंसी। बतौर फॉरेन मिनिस्टर इंडिया जाएंगी, उनके पास एजेंडा कुछ तो यूएस ने ऑलरेडी सेट कर दिया है। हम बात कर रहे हैं कि जी हम अनइंटरप्टेड पीस प्रोसेस एक शुरू करेंगे, वो कैसे? गौहर साहब तो कह रहे हैं एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। मैं देखिए, ये हुमायूं बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आपने कहा जी ग्लोबलाइजेशन एंड ऑल दिस, तो अब कोऑपरेशन की बात करें। अमेरिका ग्लोबलाइजेशन में नहीं बिलीव करता, अमेरिका यूनिलैटरलिज्म में करता है। उन्होंने कोर स्टेट्स अपने चुने हुए हैं, उनके साथ वो एक हेजेमोनिक एजेंडा कर रहे हैं, जिसमें बरतानिया है, इजराइल है, इंडिया है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। जिधर जिधर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स लगेंगे, और बीच में पोलैंड ने भी एग्री कर दिया टू BMD। पहली बात ये। दूसरा, अमेरिका कोऑपरेशन की बात कहां करता है? अब देखिए, इस वक्त जिधर जिधर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जिधर क्राइसिस है, अमेरिका का हाथ कहीं ना कहीं जरूर बीच कुछ में तो है। अमेरिका अच्छा करता होगा जो क्या सुपर करता है पावर मुझे बैठा आप बता दें, अमेरिका क्या अगर अच्छा सुपर करता पावर है? बैठा है, ग्लोबल सुपर पॉलिसी पावर ड्राइव वो कर अपनी रहा है। अच्छाई से तो नहीं बैठा, अपने हथियारों से बैठा है, अपनी एक जमाने में इकोनॉमी से। अब तो उनकी इकोनॉमी की काफी बुरा हाल है। तो मतलब है, और मैं समझती हूँ हिना रबानी खैर, मैं उनको दाद देती हूँ, लेडी ऑफ ऑल सीजन्स एंड ऑल रिजीम्स, बड़ी उनकी कोई पोटेंशियल होगा। लेकिन अगर एजेंडा सारा अमेरिका और हिंदुस्तान ने सेट कर दिया है और आपका कोई हाथ ही नहीं है पीस एजेंडा सेट करने में, तो फिर फायदा क्या? मैं तो आई बिलीव कि हमें अपना एजेंडा पीस का करना चाहिए। मैंने तो एक आइडिया भी फ्लोट किया था जॉइंट न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन का इंडिया के साथ। लेकिन अगर आप इस एजेंडा पे जो हिंदुस्तान और अमेरिका कह रहा है, इस पे आप जाएंगे डायलॉग करने, तो फिर तो कोई तुक ही नहीं बनता इस डायलॉग का। बेहतर ये होगा कि हमारी मिनिस्टर साहब कुछ देर अपने आप को विदहोल्ड कर ले, इतना एक्सूबरेंस ना दिखाएं कि फौरन हिंदुस्तान जाना है। इतनी एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत मौके आएंगे। अमन की बात करने जा रहे हैं, 2 साल से प्रोसेस एक रुका ये हुआ था। अमन अमन की बुरी बात तो नहीं है। अमन की बात उस वक्त होगी जब हिंदुस्तान तैयार होगा सियासी कॉन्फ्लिक्ट्स पे डिस्कशन करने के लिए। कश्मीर और पे बात हो रही है, concrete- 26 जुलाई को कश्मीरी मकबूजा कश्मीरी लीडरशिप से मिलेंगी। नहीं, मतलब है इंडिया पाकिस्तान बैठ के कश्मीर पे जब बात करेगा, एजेंडा अगर पाकिस्तान नहीं बनाता है हिंदुस्तान के साथ, और एजेंडा हिंदुस्तान और अमेरिका डिक्टेट करते हैं, फिर अमन का प्रोसेस धक्के जोरी से पीस नहीं आता। पीस आएगा जब दोनों साइड्स जेन्युइनली इंटरेस्टेड होंगी पीस में। लेकिन उसके लिए जरूरी है नाज़रीन के बराबरी का भी एक ताल्लुक हो। बराबरी काफी सारी इश्यूज पे होनी चाहिए, जो कि फिलहाल उस इक्वेशन में एग्जिस्ट नहीं हो रही। यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।